आज की सबसे बड़ी खबर यही है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, फिर 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 93 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो चुका है और आज उसकी गणना होनी है। जी दिल्ली एनसीआर पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे। बादशाहपुर, गुरुग्राम और पटौदी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। बाकी 87 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1-1 मतगणना केंद्र बनाया गया है। सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 30 कंपनियों की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्रों पर करीब 12,000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर एक अपडेट जो हम तक पहुंचेगी, सबसे पहले वो हम आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा में आज इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है। 5 तारीख को वोटिंग हुई थी। 90 सीटों पर तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया था। तो इन 90 विधानसभा सीटों पर आज होगी काउंटिंग और एक एक करके हर विधानसभा सीट के अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आज शाम तक इस बात का निर्णय हो जाएगा, इस बात पर मोहर लग जाएगी कि आखिर अगले 5 सालों तक प्रदेश सरकार कौन चलाएगा। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो तीसरी बार प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने तीसरे कार्यकाल में हैट्रिक लगाएंगे। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के पक्ष में बदलाव की ये हवा बही और बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी। बाकी क्षेत्रीय दलों के भी अपने अपने दावे हैं, चाहे जजपा और असपा का गठबंधन हो या बसपा और इनेलो का गठबंधन हो। आम आदमी पार्टी भी थर्ड प्लेयर के रूप में चुनावी मैदान में थी, लेकिन किसको प्रदेश की जनता ने चुना है, इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा और इस बात पर मोहर लग जाएगी कि आखिर प्रदेश की कमान किस पार्टी के हाथों में जाएगी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सबसे पहले जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और अब हम आपको सीधे कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विजय राणा वहां से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। विजय, 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बेहद अहम आज का दिन। आज शाम तक मोहर लग जाएगी इस बात पर कि अगले 5 साल तक सत्ता किसके हाथ में रहेगी। बिल्कुल 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी है और उसकी तैयारियां भी पूरे प्रदेश में कर ली गई हैं। और 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद पहला जो आधा घंटा होगा वो बैलेट पेपर के जरिए जो काउंटिंग होगी उसके लिए रखा जाएगा और 8:30 बजे से ईवीएम मशीनों से काउंटिंग शुरू की जाएगी। हम इस समय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर पेहवा, लाडवा, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, इन चारों विधानसभा सीटों की जो काउंटिंग है वो होनी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या कुछ व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बेहद कड़ी की गई है। सामने आप जवान देख सकते हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जवान बुलाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान बुलाए गए हैं और 3 लेयर सुरक्षा का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। मेरे सामने लाडवा विधानसभा के लिए जो सेंटर बनाया गया है वो आप इसमें तस्वीरों में देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह चुनाव मैदान में है और यहाँ पर जो है काउंटिंग होगी लाडवा विधानसभा को लेकर और पता चलेगा कि क्या नायब सैनी तीसरी बार फिर से यहाँ पर जीत हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर दोबारा जीत हासिल करेंगे। और सरकार को अगर बात करें तो आज शाम तक का वक्त क्या, बल्कि हम कहें अगर आज दोपहर तक ही ये फैसला हो जाएगा कि आज किसकी सरकार हरियाणा में बनने वाली है। फिलहाल तैयारियां जो है की जा रही हैं, 6 लगभग बज चुके हैं और अगले 2 घंटे के बाद जो वोटों की गिनती का काम है वो शुरू हो जाएगा और पूरे हरियाणा में तैयारियां की जा रही हैं। कई हॉट सीट है हरियाणा में। अगर हम बात करें लाडवा जो है वो एक हरियाणा की बड़ी हॉट सीट है जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद चुनाव मैदान में है। इसके अलावा रोहतक की गढ़ी सांपला की लोई है जहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है। जुलाना सीट की बात करें, विनेश फोगाट जहाँ से मैदान में है। तमाम सीटें हैं हरियाणा की। जो हॉट सीट है अम्बाला कैंट की बात करें जहाँ पर अनिल विज जो है वो इस बार मैदान में है और 7वीं बार वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो तमाम सीटें हैं जिनको लेकर जो संशय है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन 2 घंटे के बाद हरियाणा की तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या भाजपा हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर कांग्रेस जो है 10 साल के बाद इस बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। और जितने भी उम्मीदवार हैं हालांकि उनकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और 8 बजे के बाद जिस तरह से रुझान आने शुरू होंगे तस्वीरें साफ हो जाएंगी और दोपहर तक ही साफ हो जाएगा कि आखिर हरियाणा में इस बार कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज होने जा रही है। लेकिन
भाजपा और कांग्रेस, हालांकि दोनों पार्टियां ही हरियाणा में सरकार बनाने की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन जो बाकी जो दल हैं, चाहे हम इनेलो की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जेजेपी की बात करें, वो भी तमाम दल हैं, हालांकि सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक बड़ा वादा जरूर कर रही हैं क्षेत्रीय पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कि उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, यानी उनका सहयोग जो है सरकार में बना रहेगा और कहीं ना कहीं वो भी सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो इस तरह के वादे जो हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम जब सामने आएगा, दोपहर तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर हरियाणा में किस किस सरकार बन रही है। अगर हंग असेंबली की नौबत आती है हरियाणा में, यानी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो हो सकता है जो छोटी जो पार्टियां, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, वो भी सरकार का हिस्सा बने और निर्दलीय जो विधायक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आज के चुनाव परिणाम में सरकार बनाने में, तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है अगर हंग असेंबली हरियाणा में बनती दिखाई देती है तो। लेकिन फिलहाल कांग्रेस और भाजपा लगातार बहुमत की बात कर रही हैं और साफ तरीके से सरकार बनाने की बात कर रही हैं। मैं आपको साथ साथ तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, चुनाव को लेकर किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, और जहां पर इस समय हम खड़े हैं, जिस तरह जो सेंटर बनाए गए हैं वोटिंग को लेकर, वहां पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि की कोई परमिशन नहीं होगी और पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। चेकिंग के बाद ही यहाँ पर जो कर्मी हैं उनकी एंट्री भी की जा रही है। चुनाव को लेकर हम लोग इस समय बात कर रहे थे, तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारी की जा रही है। और चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से अंबाला में अनिल विज मैदान में है और चित्रा सरवारा निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, उनके बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। लाडवा में मेवा सिंह और मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो मैदान में है, उनके बीच में टक्कर देखी जा रही है। हालांकि जो गढ़ी सांपला किलोई रोहतक की जो सीट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां पर मैदान में है भाजपा की ओर से मंजू हुड्डा मैदान में, वो सीट लगभग मानी जा रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस सीट को आराम से जिस पर आज नजर भी रहने वाली है और कई सियासी दिग्गज ऐसे होंगे जिनका जो राजनीतिक भविष्य होगा वो भी कहीं ना कहीं इलेक्शंस के बाद तय होगा। लेकिन आपकी देखिए जहां पर मौजूदगी है वहां पर देख पा रहे हैं हम सुरक्षा व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम है। तमाम जो पार्टियां होंगी, उनके कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने भी डेरा डाला हुआ होगा। कानून व्यवस्था बाधित ना हो उससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी प्रॉपरली की गई है विजय, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, एक तो जो हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं, 12,000 कर्मी जो है पूरे हरियाणा में जो अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं, यानी 12,000 एक बहुत अच्छी खासी संख्या हो जाती है। इसके अलावा जो 3 लेयर सिक्योरिटी है वो की गई है सेंटर्स के बाहर, यानी सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान रहेंगे, उसके बाद आर्म फोर्सेस के जवान रहेंगे और उसके बाद हरियाणा पुलिस के जवान रहेंगे, यानी 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। इसके अलावा प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात रहेंगे ताकि जो व्यक्ति जिन कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वो ही लोग अंदर आए, उसके अलावा कोई और व्यक्ति सेंटर के अंदर ना जा पाए। इसके अलावा मोबाइल फोन्स या कोई और कैमरा या किसी भी तरीके का जो उपकरण है वो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, वो बाहर जमा कराने होंगे और बिना मोबाइल फोन के, बिना कैमरे के सब लोग अंदर जाएंगे और उनकी भी चेकिंग की जाएगी। उसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो आसपास का जो इलाका है, जैसे कि जहां हम खड़े हैं इस समय, काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी गतिविधि नहीं होगी और वहां पर पुलिस बल के जो लोग हैं वो तैनात रहेंगे। यानी पूरी तरह से जो सेंटर होगा 100 मीटर के दायरे में चारों तरफ से उसे पूरी तरह से सील कर दी जाएगा। वहां पर कोई भी किसी भी व्यक्ति के आने जाने की लेकर पूरी तरह से मनाही होगी। सिर्फ जिन कर्मियों की ड्यूटी लगी है वही लोग यहाँ पर आ सकते हैं और उसके अलावा कोई भी वहां पर नहीं आएगा। वाहनों की चेकिंग जो है वो की जा रही है और वाहनों की जो पार्किंग है वो भी यहाँ से कम 100 मीटर दूर वाहनों की पार्किंग की जा रही है। यानी आसपास का इलाका पूरी तरह से सील रहेगा और जो भी कोई व्यक्ति आएगा उसे अलग अलग चरणों से गुजर कर, यानी अलग अलग जगह पर उनकी चेकिंग होगी, उसके बाद उसकी एंट्री होगी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप देख पा रहे हो, पहले जो एंट्री है वो आपके सामने टेंट लगाया गया है, वहां से एक गेट है, वहां से एंट्री होगी। आई कार्ड सब लोगों के पास रहेंगे, गले में आई कार्ड रहेगा, आई कार्ड के जरिए पहचान की जाएगी और उसके बाद एंट्री जो है वो की जाएगी और उसके बाद यहां से एंट्री करने के बाद पुलिस बल तैनात रहेगा और उसके बाद जब जो इमारत होगी जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है उसके अंदर भी चेकिंग होगी और उससे पहले एक बार दोबारा फिर से अगर आप अगला गेट अगर आप देख पा रहे हो जहां पर आपको भारी संख्या में पुलिस के जवान दिखाई दे रहे हैं, यहां पर फिर चेकिंग होगी। तलाशी भी ली जाएगी कि कोई मोबाइल फ़ोन या कोई दूसरा उपकरण जो है वो किसी कर्मी के पास ना हो। उसके बाद
यहाँ से जो है एंट्री की जाएगी और बाद में यहाँ से अंदर जाने के बाद फिर जहाँ पर मशीनें रखी गई हैं उसके बाद एक और एंट्री अंदर की जाएगी, यानी 3 जगह से एंट्री करने के बाद फिर जो कर्मी है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो ईवीएम मशीनों तक पहुंचेंगे और अपना जो सीट है वहां पर बैठेंगे। इसके साथ साथ जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके जो एजेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनकी भी नज़र रहेगी ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ जो काउंटिंग का काम है वो किया जा सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सभी सामने वो नकार ही देते हैं और इंतजार करने के लिए बोलते हैं नतीजों का। वो एग्जिट पोल्स होती भी संभावनाएं ही है, असली रिजल्ट क्या होगा वो तो नतीजों के बाद ही साफ होगा जब पूरी तरह से मतगणना हो जाएगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी की जगह कांग्रेस को चुनना सिर्फ क्या केवल एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है जो बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि 10 साल का लंबा समय रहा है और 10 साल बाद कहीं ना कहीं नाराजगी हो ही जाती है। प्रदेश सरकार कितना भी काम करे किसी ना किसी वर्ग में कुछ ना कुछ नाराजगी होती है, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनको ठीक से डील किया जा सकता था लेकिन ठीक से डील किया नहीं गया और इस वजह से वो नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। जैसे किसानों का जब मुद्दा था तो किसानों का जो आंदोलन चला ठीक तरीके से नहीं डील किया गया, इस वजह से वो एक बड़ा मुद्दा बन गया। जो पहलवानों का मैटर था वो ठीक तरीके से डील नहीं कर पाई बीजेपी, ये इसलिए वो एक बड़ा मैटर बन गया। इलेक्शन से पहले सीएम ही बदल दिया, स्ट्रैटेजी उनकी हो सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी को बीट करे पर वो उल्टा ही पड़ गया। अब बिल्कुल ये तमाम मुद्दे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा है वो हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि लोगों में आमतौर पर तो लोग जब 5 साल की सरकार देखते हैं उसके बाद ही अगली सरकार बदल देते हैं, अगली पार्टी को मौका देते हैं। यहाँ तो हरियाणा सरकार में भाजपा 10 साल से काबिज है, तो बदलाव का जो मुद्दा है वो भी एक बड़ा मुद्दा होता है। इसके अलावा आपने किसानों के मुद्दे की बात की, किसानों का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में रहा, क्योंकि जब 2020 में आंदोलन हुआ था और करीब करीब 1 साल तक वो आंदोलन चलता रहा था, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान बैठे रहे थे और हरियाणा सरकार का नाम भी इसमें काफी सामने आया था और कांग्रेस ने इस मौके को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने पूरे जोर के साथ इस मौके को पूरी तरह से बुलाया है और जितनी आलोचना, जितने आरोप सरकार पर लगाए जा सकते थे जमकर सरकार पर आरोप लगाए गए। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में जो है वो बहुत उठा। हालांकि भाजपा सरकार दावा करती है कि पिछले 10 सालों में करीब 1.5 लाख नौकरियां हरियाणा में दी हैं और कांग्रेस जब 10 साल सत्ता में काबिज रही थी तो 50-52 हज़ार नौकरियां ही दे पाई थी। लेकिन कुछ भर्तियां जो है वो कोर्ट पहुंची, देर हुई, रद्द कुछ भर्तियां हुई, तो ये तमाम मुद्दे भी कांग्रेस ने जो है बड़े स्तर पर उछाले हरियाणा में कि भाजपा सरकार में भर्तियां नहीं हो पा रही हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है भर्तियों में, कोर्ट जाती हैं भर्तियां और भर्तियां जो वहाँ पर हो नहीं पाती। इसके अलावा अगर महिला सुरक्षा या अपराध के मुद्दे पर भी काफ़ी कांग्रेस जो है काफ़ी जमकर प्रदेश सरकार पर लगाए और इन तमाम आरोपों को पिछले अगर हम कई साल की बात करें, पिछले 5 साल की बात भी करें तो लगातार कांग्रेस इन मुद्दों को उठाती रही है। और हाल ही में जब किसान आंदोलन हुआ, इस महीने फरवरी में किसान आंदोलन हुआ अंबाला पंजाब के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, जो अभी तक रोड जाम वहाँ पर है, तो इन सब मुद्दों को कांग्रेस जो है ने काफ़ी हद तक जो है उछाला। पहलवानों का मुद्दा आपने बताया, हालांकि इन मुद्दों को सरकार ने संभालने की कोशिश जरूर की, क्योंकि जब आंदोलन होते हैं तो उस समय कानून व्यवस्था को संभालना भी जरूरी होता है, तो वो व्यवस्था भी सरकार ने संभालने की कोशिश की। लेकिन जब किसानों का नाम आगे आ जाता है या खिलाड़ियों का नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक तौर पर लोग जो हैं उन मुद्दों से जुड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को दोष उसको देने लगते हैं। तो कांग्रेस इस बात को समझती थी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को बिल्कुल उठाया। तो फिलहाल लोग किस तरह से इन सब मुद्दों को लोगों ने लिया है, इसका फायदा उनको सिर्फ विधानसभा इलेक्शंस में होता हुआ नहीं, अभी एग्जिट पोल्स के हिसाब से, बट लोकसभा इलेक्शंस में भी उनको इसका फायदा हुआ था। विजय, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ।